समुद्र का पानी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन का बड़ा हिस्सा डूब चुका है। दुनिया में अब बस 2 महाद्वीप बचे हैं और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। साल 2063 में समुद्र के बीच जहां 4 सैनिक तैनात हैं, उन्होंने 2 साल का अनुबंध किया है, लेकिन पिछले 3 महीने से उनका बदलने वाला दल नहीं आया। सैनिक खुद के लिए मछली पकड़कर खाने का इंतजाम कर रहे हैं। अचानक एक भयानक तूफान चौकी की ओर बढ़ रहा है। टीम को तुरंत सामान समेटकर सुरक्षित जगह पर जाना है। सार्जेंट हेनरिक्स सिस्मोग्राफ देख रहे हैं और बताते हैं कि उनके पास बस 20 मिनट हैं। नीचे कॉर्पोरल कैसिडी और प्राइवेट सुलिवन मछली के जाल खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक विशाल लहर आती है और सुलिवन को अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश करती है। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ दौड़ती है। ऊपर बेंस परमाणु बम की सुरक्षा जांच रहे हैं। इसी दौरान मंच हिलने लगता है और एक पाइप टूटकर गिर जाता है। नीचे पानी भरने लगता है। फर्नीचर इधर उधर फिसलने लगता है। बेंस, जो मैकेनिक है, इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ पाइपों के बीच फंस जाता है। पानी तेजी से बढ़ रहा है और बेंस को डर है कि वो फंसकर डूब जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो खुद को छुड़ाने और पाइप को बंद करने में कामयाब होता है। नीचे सुलिवन अभी भी मछली के जाल को पकड़े रहता है। वो जाल को हुक करने में सफल हो जाता है, जिससे मछली को मंच पर खींचा जा सके। सुलिवन जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर लगभग गिर जाता है। किसी तरह वो खुद को संभालता है और 10 मीटर ऊंची लहर के टकराने से पहले ही ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि टीम को ये देखकर निराशा होती है कि मछली का जाल खाली है। अगली सुबह टीम अपने काम पर वापस लौटती है। बेंस अपने औजारों और इंजन की जांच में व्यस्त है। सार्जेंट हेनरिक्स परमाणु हथियार की जांच करते वक्त रेडियोधर्मी खतरे के बढ़ते स्तर का पता लगाते हैं। इस बीच सुलिवन टीम के लिए नाश्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ताजे पानी की कमी के कारण परेशानी होती है। जब उसे पता चलता है कि समस्या पाइप के एक हिस्से के गायब होने से है, तो वह नाराज हो जाता है। बेंस अस्थायी तरीकों से इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुलिवन को लगता है कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है और सही समाधान की जरूरत है। नाश्ते के दौरान कैसिडी और हेनरिक्स इस बात पर चर्चा करते हैं कि तूफान अब पहले से तेज और बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास भोजन या अन्य ज़रूरतों के लिए बाहर जाने का समय और कम हो रहा है। बेंस को चिंता है कि उनकी जगह लेने वाला दल शायद कभी ना आए। वहीं सुलिवन को यकीन नहीं है कि मुख्यालय उनके बारे में सोच भी रहा है। टीम के बीच तनाव बढ़ रहा है। 3 महीने के इंतजार ने सबको थका दिया है। कुछ लोग मुख्यालय से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन सार्जेंट हेनरिक्स, जो युद्ध का अनुभव रखते हैं, नियमों का पालन करते हुए कहते हैं कि संपर्क सिर्फ आपात स्थिति में ही हो सकता है। बेंस और सुलिवन खाने को लेकर बहस कर रहे थे। सुलिवन चाहता था कि वे ताजी मछली खाएं, जबकि बेंस को लगता था कि इंस्टेंट फूड ज्यादा सुविधाजनक है। लेकिन कॉर्पोरल कैसिडी और सार्जेंट हेनरिक्स इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थे कि विकिरण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बेंस ने प्लेटफॉर्म की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट दी। उसने बताया कि गंतव्य इकाई और जनरेटर खराब हैं और प्लेटफॉर्म कभी भी डूब सकता है। टीम ने अपने डर को दबाने की कोशिश करते हुए अपना काम जारी रखा। वे जानते थे कि उनका मुख्य काम आखिरी परमाणु बम की सुरक्षा करना है, ताकि दुनिया की बची खुची मानवता को नष्ट होने से बचाया जा सके। सुलिवन ने हमेशा की तरह रेडियो सिग्नल पकड़ा। उसने इसे लॉग बुक में रिकॉर्ड किया और एक छोटा सा जवाब भेज दिया। सार्जेंट हेनरिक्स, जो सबसे अनुशासित था, टीम को नियमों का पालन करने के लिए कहता रहा। सुलिवन ने अब फुली हुई गुड़िया रखी थी, जो उसे मुख्य भूमि के पुराने और शांत जीवन की याद दिलाती थी। सार्जेंट ने उसे इसे हटाने को कहा, लेकिन सुलिवन ने मना कर दिया। उसी समय सुलिवन ने दूरबीन से देखा कि एक जहाज उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने तुरंत सार्जेंट को सूचना दी। कैसिडी ने रडार पर जहाज की जांच की और उसकी स्थिति की रिपोर्ट दी। सुलिवन ने सोचा कि यह उनका प्रतिस्थापन हो सकता है, लेकिन सार्जेंट को शक था कि यह दुश्मन का जहाज हो सकता है। उसने तुरंत गोला बारूद तैयार करने का आदेश दिया। कैसिडी ने रेडियो और लाउडस्पीकर के जरिए जहाज के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले कि वे हमला करें, सार्जेंट ने सुलिवन को टोही मिशन पर भेजने का फैसला किया। उसने उसे एक पिस्तौल दी और जहाज की जांच करने को कहा। बेंस तोपखाने के पास खड़ा रहा, हर स्थिति के लिए तैयार। सुलिवन अकेले ही जहाज की ओर बढ़ा। डर और उम्मीद के बीच फंसी टीम उसकी सुरक्षित वापसी का इंतजार करने लगी। सुलिवन को जहाज की तरफ भेजने का फैसला हेनरिक्स पहले से कर चुका था। वह जानता था कि अगर सुलिवन वापस नहीं आता, तो भी 3 लोग परमाणु बम की सुरक्षा के लिए काफी होंगे। सुलिवन मोटरबोट लेकर जहाज तक पहुंचा। उसने ध्यान से जहाज का निरीक्षण किया और पाया कि वहां कोई भी नहीं था। वह जहाज पर चढ़ा और रेडियो को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, क्योंकि उसका शोर ध्यान भटका सकता था। सुलिवन ने हर केबिन और कमरे की जांच की। जहाज खाली था, लेकिन उसमें काफी मात्रा में खाना, आयोडीन के बैरल और 4 लोगों के लिए उपकरण थे। सार्जेंट हेनरिक्स ने रेडियो पर सुलिवन को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कैसिडी से परमाणु बम की दूसरी चाबी ले ली।
हेनरिक्स ने फैसला किया कि अगर दुश्मन हमला करता है तो वह इस हथियार को दुश्मन के हाथ में नहीं जाने देगा। हेनरिक्स ने बम की सक्रियण प्रक्रिया शुरू कर दी और उल्टी गिनती शुरू कर दी। तभी सुलिवन ने रेडियो पर जवाब दिया। उसने रिपोर्ट दी कि जहाज पूरी तरह खाली है। ये सुनकर हेनरिक्स ने हमले का प्रोटोकॉल रद्द कर दिया, लेकिन दूसरी चाबी अपने पास रख ली। उसने ये सुनिश्चित करना चाहा कि संकट के समय में कोई झिझक न हो। कुछ देर बाद तनाव कम करने के लिए कैसिडी और सुलिवन थोड़ी देर के लिए अकेले केबिन में चले गए। पूरी टीम बाद में फिर से एकजुट हुई और विकिरण से बचने के लिए आयोडीन स्नान किया। इस दौरान उन्होंने हाल की घटनाओं पर चर्चा की। सैनिकों ने मुख्यालय को रिपोर्ट करने की सलाह दी, लेकिन हेनरिक्स ने संपर्क करने में हिचकिचाहट दिखाए। उसे शक था कि खाली जहाज ऐसे ही नहीं आ जाते। उसने सोचा कि यह पता लगाना जरूरी है कि वह जहाज कहाँ से आया और उनके प्लेटफॉर्म के पास कैसे पहुंचा। इस बीच सुलिवन रेडियो सिग्नल भेजता रहा और हर सूचना को लॉग बुक में दर्ज करता रहा। हेनरिक्स ने बेंस को जहाज की बिजली बहाल करने का निर्देश दिया, जबकि सार्जेंट ने नेविगेशन डेटा की बारीकी से जांच शुरू की। उसने सभी जरूरी जानकारी नोट कर ली। सुलिवन ने कैसिडी को एक धातु का गोला दिया जो युद्ध से पहले की पृथ्वी जैसा दिखता था। उसने बताया कि उसने मुख्यालय को एक अहम संदेश भेजा है और उम्मीद जताई कि अगली सुबह उन्हें कोई जवाब मिलेगा। लेकिन जब टीम ने इकट्ठा होकर मुख्यालय से जवाब का इंतजार किया तो उन्हें अपने पिछले संदेश की एक ही कॉपी मिली। इससे ये शक हुआ कि या तो संदेश पहुंचा ही नहीं या फिर मुख्यालय नष्ट हो चुका है। ये सोचकर सभी पर निराशा छा गई कि शायद वे ही पृथ्वी पर बचे हुए आखिरी लोग हैं। कॉपोरल ने घबराहट को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि यह रिसीवर की अस्थायी खराबी हो सकती है जो जल्द ठीक हो जाएगी। सुलिवन ने यह सोचते हुए आशंका जताई कि शायद दुश्मन पहले ही महाद्वीप तक पहुंच चुका है और वहां के सभी अवशेष नष्ट कर चुका है। लेकिन कैसिडी ने ऐसे डरावने विचारों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान बेंस ने चुपके से जहाज की मरम्मत शुरू कर दी ताकि उसे नौकायन के लिए तैयार किया जा सके। सुलिवन और बेंस, जो अक्सर एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे, ने शराब पर एक साथ समय बिताने का फैसला किया। उनकी बातचीत में बेंस ने सुझाव दिया कि शायद वे जहाज को इस्तेमाल करके मुख्यालय की स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। सुलिवन ने धीरे धीरे बेंस की योजना पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन फिर से यह सोचकर रुका कि ऐसा करना उनके मिशन से ध्यान भटकाना होगा। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि अगर स्थिति और गंभीर होती है तो जहाज उनका आखिरी विकल्प हो सकता है। सुलिवन ने सोचा कि शायद दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इतने सालों में किसी ने दूसरे महाद्वीप से कोई खबर नहीं सुनी थी। पिछले 41 सालों से सैन्य बल बस एक निवारक के रूप में मौजूद थे, लेकिन उनका कोई असली लक्ष्य नहीं था। लेकिन बेंस ने समझाया कि यह परमाणु बम इतना ताकतवर है कि वह दोनों महाद्वीपों को एक झटके में खत्म कर सकता है। सुलिवन ने कैसिडी को बेंस द्वारा जहाज की मरम्मत और मंच छोड़ने की योजना के बारे में बताया। उसने सुझाव दिया कि वे किसी सुरक्षित शहर में जाकर नया जीवन शुरू करें, जहां गैस, पानी और बिजली अभी भी उपलब्ध हो। कैसिडी इस विचार से खुश थी, लेकिन उसे लगा कि सार्जेंट हेनरिक्स परमाणु बम को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होगा। सुलिवन ने कहा कि वह सार्जेंट को मनाने की कोशिश करेगा और अगर वह नहीं माने तो वे उसे छोड़कर जा सकते हैं। अगली सुबह बेंस ने जहाज की मरम्मत पूरी कर ली, लेकिन हेनरिक्स ने तुरंत जहाज को तोड़कर कबाड़ में बदलने का आदेश दिया। बेंस और सुलिवन ने इस आदेश को अनदेखा करने का फैसला किया। फिर हेनरिक्स ने अपना मन बदलते हुए कहा कि वह उनमें से 2 को जाने की इजाजत देगा, लेकिन किसी को मंच पर रुककर बम की रक्षा करनी होगी। कॉपोरल ने खुद को इस काम के लिए पेश किया, लेकिन सुलिवन ने सुझाव दिया कि कैसिडी को पीछे रहना चाहिए। कैसिडी ने यह महसूस किया कि सुलिवन का फैसला भावनाओं से प्रेरित था। उसने जोर देकर कहा कि उनके व्यक्तिगत रिश्ते उनके कर्तव्यों में बाधा नहीं बनने चाहिए। उसने साफ किया कि उसके पास सुलिवन के लिए असली भावनाएं नहीं हैं और वह किसी और की इच्छाओं के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं होने देगी। ये बात सुनकर सुलिवन पूरी तरह से टूट गया। उसने जल्द से जल्द मंच छोड़ने का फैसला कर लिया। उस शाम सुलिवन और बेंस ने अपना सामान पैक किया। हेनरिक्स ने उन्हें मुख्यालय को संबोधित एक रिपोर्ट दी, जिसमें पिछले दिनों की सभी घटनाओं का विवरण था। हेनरिक्स लगातार मानचित्र का अध्ययन करता है। उसे लगता है कि जहाज प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते हैं। मानचित्र में कई विसंगतियां दिखती हैं, लेकिन वह ये तय नहीं कर पाता कि किससे सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसे टीम में किसी पर भी भरोसा नहीं है। जैसे जैसे सुबह का समय पास आता है, वह और सतर्क हो जाता है। कॉपोरल एक जहाज को प्लेटफॉर्म के करीब आते हुए देखता है। रडार अलर्ट पर चला जाता है। हेनरिक्स तुरंत तोपखाने को तैयार करने और जहाज पर हमला करने का आदेश देता है। जहाज बहुत करीब होता है, लेकिन घने कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। कोई संवाद का समय नहीं रहता। बेंस पहला गोला चलाने में चूक जाता है और दोबारा लोड करने की कोशिश करता है। इस बीच कैसिडी और सुलिवन को यह एहसास होता है कि यह जहाज तो वही है जिसे बेंस ने ठीक किया था और यह हेनरिक्स ने खुद प्लेटफॉर्म से भागने से रोकने के लिए बहा दिया था। जब हेनरिक्स को लगता है कि उसके आदेशों का पालन नहीं हो रहा, तो वह अपनी बंदूक निकाल लेता है। वह हवा में एक चेतावनी शॉट चलाता है और फिर बेंस के कान के पास गोली दागता है। बेंस जहाज को नष्ट करने से इनकार करता है। हालात को भांपते हुए सुलिवन दूसरा गोला चलाता है। जहाज में आग लग जाती है और वह डूब जाता है।
ये देखकर पूरी टीम समझ जाती है कि उनके पास अब प्लेटफॉर्म छोड़ने का कोई मौका नहीं बचा है। बेंस हेनरिक्स की हरकतों से गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। वे तीनों मिलकर सार्जेंट को एक कमरे में बंद कर देते हैं और परमाणु बम की चाबियां ले लेते हैं। बेंस पूरी तरह से टूट जाता है। वो हेनरिक्स को खत्म करने की सोचता है लेकिन खुद को रोक लेता है। उसका गुस्सा और निराशा उसे शराब की लत में धकेल देती है। अब सुलिवन और कैसिडी को 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है। सुलिवन अकेले बैठा सभी रेडियो चैनलों की जांच करता है, उम्मीद करता है कि कहीं से कोई जवाब मिले, लेकिन हर जगह खामोशी है। बाद में वो सार्जेंट के लिए खाना लेकर जाता है। हेनरिक्स अपनी खोज का खुलासा करता है। उसने जहाज की गतिविधियों पर ध्यान दिया और पाया कि जहाज उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी पल में रास्ता बदल लिया। प्लेटफॉर्म से कुछ मील की दूरी पर जहाज रुक गया, जैसे कि गंतव्य पर पहुंच चुका हो। फिर यह बहने लगा और 3 महीने बाद वापस दिखा। इन बातों को देखकर हेनरिक्स को शक होता है कि उनकी टीम में कोई गद्दार है जिसने जानबूझकर रिप्लेसमेंट को गलत रास्ते पर भटकाया। कैसिडी सुलिवन को अपने बचपन की एक तस्वीर के बारे में बताती है, जिसमें वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही है। उस दिन भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उसका परिवार एक साथ था। बमबारी के कारण उसे अनाथ कर दिया गया। सुलिवन बेंस से सुलह करने का फैसला करता है, लेकिन पाता है कि उसने शराब की सारी बोतलें खाली कर दी हैं और वर्कशॉप को तहस-नहस कर दिया है। बेंस अचानक कैसिडी पर हमला कर देता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। कैसिडी किसी तरह बच निकलती है। उन्मादी बेंस परमाणु हथियार की चाबियां लेकर भागता है। सुलिवन और कैसिडी फौरन नियंत्रण कक्ष पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बेंस परमाणु बम को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो मानता है कि मानवता को खत्म करना ही सही है। सुलिवन और कैसिडी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। बेंस रुक जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोड का आखिरी नंबर भूल चुका होता है। घटना के बाद सुलिवन तय करता है कि हेनरिक्स को रिहा किया जाए ताकि पूरी टीम मिलकर इस मुश्किल हालात पर चर्चा कर सके, लेकिन बेंस रिपोर्ट करता है कि हेनरिक्स अब उनके साथ नहीं है। वो बताता है कि सार्जेंट उनकी टीम के फैसले को स्वीकार नहीं कर सका और खिड़की तोड़कर पानी में कूद गया। सुलिवन हेनरिक्स का एक पत्र पढ़ता है जो उसने मरने से पहले लिखा था। इस पत्र में पता चलता है कि हेनरिक्स अपने कर्तव्य के प्रति बेहद समर्पित था। वो केवल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 8 साल से प्लेटफॉर्म पर था और अपने अतीत की गलतियों का प्रायश्चित कर रहा था। जल्द ही एक और बड़ा तूफान प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता दिखता है। कैसिडी सुझाव देती है कि पास में बह रहे प्लास्टिक के टुकड़े समुद्र से इकट्ठा कर लाए जाएं। वो बेंस के साथ जाती है, लेकिन सुलिवन को दोनों पर भरोसा नहीं है कि जरूरत पड़े तो वह अपनी रक्षा कर सके। सुलिवन प्लेटफॉर्म पर अकेला रह जाता है। उसने पाइपों की मरम्मत की, पानी की आपूर्ति ठीक की और प्लेटफॉर्म का झुकाव सही किया। इस बीच कैसिडी और बेंस समुद्र से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। सुलिवन एक जाल खींचता है और उसमें हेनरिक्स का शव उलझा हुआ पाता है। वो देखता है कि हेनरिक्स के शरीर पर गोली का घाव है। वो जहाज के मार्ग का फिर से अध्ययन करता है और समझता है कि उनकी टीम के किसी सदस्य ने जानबूझकर रिप्लेसमेंट जहाज को गलत रास्ते पर भेजा। सुलिवन रेडियो बीकन की जांच करता है और अनुमान लगाता है कि किसी ने इसे नाव पर रखा और रिप्लेसमेंट जहाज को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसे समझ आता है कि 3 महीने पहले की रात किसी ने बीकन चुरा लिया, सैनिकों को जाल में फंसाया और उनके शवों को समुद्र में फेंक दिया। जब वो शिफ्ट लॉग की समीक्षा करता है तो उसे पता चलता है कि यह बेंस नहीं बल्कि कैसिडी थी। उसी समय कैसिडी वापस लौटता है। वो दुखी होकर रिपोर्ट करता है कि मैकेनिक के सभी प्रयास नाकाम रहे। अगली सुबह कैसिडी अकेली उठती है और सुलिवन को कहीं नहीं पाती। सुलिवन अब उससे छिप रहा है और केवल रेडियो के जरिए बात करता है। रेडियो पर वह बताता है कि उसे अब पूरा यकीन है कि गद्दार कैसिडी ही है। सुलिवन कहता है कि उसने कैसिडी की उस कहानी पर शक किया जिसमें वह अपने परिवार के साथ बारिश में खुश थी, क्योंकि मुख्य भूमि पर कभी बारिश नहीं होती थी। सुलिवन ये भी समझता है कि कैसिडी दुश्मन महाद्वीप की जासूस है और उसका असली मकसद परमाणु बम हासिल करना है ताकि उनके देश को युद्ध में जीत दिलाई जा सके। सुलिवन जानता है कि वह कैसिडी को ये योजना पूरी नहीं करने देगा। उसने पहले ही परमाणु बम की चाबियां चुरा ली हैं और बम को सक्रिय कर दिया है। कैसिडी उसे रोकने की कोशिश करती है और बहाने बनाती है, लेकिन सुलिवन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बम के विस्फोट का बटन दबा देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बजाय स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है, जानवर, पक्षी और मछली विनाश के लायक नहीं हैं, केवल इंसान इसके लायक हैं कि बेंस ने पहले ही परमाणु बम को निष्क्रिय कर दिया था। हालांकि बम का खतरा अभी भी मौजूद है। आखिर में सुलिवन और कैसिडी यह फैसला करते हैं कि वे दोनों महाद्वीपों की सेनाओं के साथ मिलकर इस बम को सुरक्षित रखेंगे ताकि इसे कोई भी दोबारा इस्तेमाल न कर सके। इस कहानी का अंत यहीं हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी सिनेमा रिकैप्स, हम आपके लिए और भी फिल्म रिकैप्स और कहानी लेकर आएंगे।